नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में 5वां धाम सैन्य धाम जोड़ा था और अब उसी सैन्य धाम का शिलान्यास होने जा रहा है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देहरादून में सुबह 11 बजे सीएम त्रिवेंद्र शिलान्यास करेंगे। ये सैन्य धाम पुरकुल में करीब 5 एकड़ एरिया में बनेगा। अप्रैल 2019 में पीएम मोदी ने सैन्य धाम की घोषणा की थी और अब पीएम मोदी का सपना मूर्त रूप लेने वाला है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि देवभूमि में सैन्य धाम बनने से विशेष संदेश भी जाएगा। पंचम धाम के रूप में सैन्य धाम का शिलान्यास किया जाएगा और कोशिश रहेगी कि वो जल्दी से तैयार हो। वो हमारे जो शहीद सैनिक हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, उनको याद किया जाएगा। वहीं नई पीढ़ी, नई जनरेशन देशभक्ति वहां से के लिए उत्प्रेरित होंगे। ये सैन्य धाम का कल शिलान्यास जो है माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। 5 एकड़ जो है जमीन है और बहुत लंबे समय से उसकी तलाश थी, उसकी सारी जो है फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। और देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या तैयारियां हैं शिलान्यास को लेकर और कितने बजे शिलान्यास होना है? अमित, सुबह 11 बजे पुरकुल गांव में शिलान्यास होगा सैन्य धाम का। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शिलान्यास करेंगे और तैयारियां लगभग वहां पर पूरी कर ली गई हैं। और सैन्य धाम की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव था एक रैली के दौरान कही थी, और तब उन्होंने ये कहा था कि उत्तराखंड में जो सैन्य प्रदेश है, उत्तराखंड सैन्य भूमि है और तमाम सैनिक यहाँ से देश की सेवा के लिए जाते हैं। कई सैनिकों ने शहादत दी है, इसलिए जो 4 धाम है उसके अलावा एक धाम जो यहाँ पर है वो सैन्य धाम भी है। और तभी से यह बात थी कि सैन्य धाम को कहीं पर तैयार किया जाएगा, उसके लिए पूरी जमीन तलाशी जाएगी और अब पूरे काम लगभग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट है और आज इस सैन्य धाम का शिलान्यास होगा। और उम्मीद यही है कि अगले 2 साल के अंदर अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें 1947 के बाद से जितने भी युद्ध हुए उसमें जो शहीद हुए उनकी गाथाएं लिखी जाएंगी। इसके अलावा जो और रिटायर्ड जो बड़े ऑफिसर्स आर्मी के रहे उनकी गाथाएं लिखी जाएंगी। इसके अलावा जो म्यूजियम होगा और तमाम तरीके से 5 एकड़ का एक बड़ा सैन्य धाम यहां पर बनकर तैयार होगा। न सिर्फ एक डेस्टिनेशन होगा बल्कि एक उत्तराखंड की पहचान भी होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बात थी उसी को अब राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है। अमित, पर्यटन के लिहाज से ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं ताकि टूरिस्ट वहां पर जाएं और उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ पाए, उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम इसको समझा जा। दीपांकर, बिल्कुल अमित, एक तरफ जहां टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर एक बड़ा पॉइंट होगा क्योंकि राजधानी देहरादून में है और यहां पर जो मैसेज है पूरे प्रदेश का वो है कि सैन्य बहुल प्रदेश है। तमाम यहां पर भूतपूर्व सैनिक हैं, जो कई सैनिक ऐसे हैं जो अभी भी सेवा में जाते हैं और अभी भी लोगों की एक बड़ी चॉइस आर्मी ज्वाइन करने की उत्तराखंड से रहती है। IMA यहां पर है और तो इस कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में जो बड़ी पृष्ठभूमि के लोग हैं वो सैन्य पृष्ठभूमि के लोग हैं। और इसके अलावा एक पॉलिटिकल मैसेज भी जरूर है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात लोकसभा चुनाव की रैली के दौरान कही थी और तब कहीं ना कहीं सैनिकों को जोड़ने की बात थी। और अब 2022 में भी चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं सैन्य धाम का जिक्र तब भी होगा क्योंकि सैनिकों को साथ लेके, चाहे भूतपूर्व सैनिक हो चाहे प्रेजेंट सैनिक हो, उनके परिजन हो, शहीद परिवार हो, शहीदों के परिवार हो, उन सभी को सरकार साथ जोड़कर चलना चाहती है यहां पर। अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपांकर और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देहरादून में शनिवार को त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 15 बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट में 15 प्रस्ताव आए थे और सभी पर मुहर भी लगा दी गई है। अगर कैबिनेट फैसलों की बात करें तो सबसे बड़ा फैसला राज्य में काम करने वाले निगमों को लेकर हुआ है। 2 निगम कार्यदायी लिस्ट से हटा दिए गए हैं। यूपी निर्माण निगम और यूपी समाज कल्याण निर्माण निगम को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, यानी अब इन्हें राज्य में किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं दिया जाएगा। हरिद्वार में भू समाधि के लिए जमीन को मंजूरी दे दी गई है। 4 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन भू समाधि के लिए दी गई है। सिंचाई विभाग की जमीन को संतों के लिए अब दे दिया गया है। LN पंत को बजट के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है। संस्कृत स्कूलों में मैनेजमेंट शिक्षकों को सौगात मिली है। 155 ऐसे शिक्षकों के भत्ते तय हो गए हैं। रानीखेत में सेंटर स्कूल के लिए जमीन देने का फैसला भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया। 22,492 स्कूली छात्रों को बची हुई छात्रवृत्ति भी दी गई है। समाज कल्याण की तरफ से ये 3 करोड़ 79 लाख रुपए दिए गए हैं। पर्यटन विकास परिषद में 6 टेक्निकल पदों को अब मंजूरी मिल गई है। राज्य को 132 नए एम्बुलेंस मिली हैं। 108 सर्विस देने वाली कंपनी कैंप ही इन एम्बुलेंस को संचालित करेगी। अलग राज्य बनने के बाद यूपी नहीं जाने वाले कर्मचारियों पर नया फैसला लिया गया है। कर्मचारियों से कहा गया है
कि वो या तो उत्तर प्रदेश वापस जाएं और अगर वो उत्तराखंड में ही रहना चाहते हैं तो इन्हें वरिष्ठता गंवानी होगी, यानी सीनियरिटी गंवाकर राज्य में रह सकेंगे। कुंभ मेले को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। कुंभ मेला अधिकारी को 5 करोड़ तक की पावर दी गई है। 5 करोड़ तक के काम के लिए शासन की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। अभी कुंभ के लिए केंद्र से एसओपी का इंतजार किया जा रहा है। इसे लगाकर सिंचाई विभाग, गृह विभाग, समाज कल्याण की जो हमारी एससी की बची हुई छात्रवृत्ति थी छात्रों की या ओबीसी की थी, उसको जारी करने का निर्णय लिया गया है। पर्यटन विभाग में 6 तकनीकी पदों को स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग में बजट सलाहकार के पद की स्वीकृति दी गई है। औषधि नियंत्रण सेवा नियमावली का निर्माण किया गया है। नियोजन विभाग में जो हमारे विभाग काम करते थे उनमें से 2 विभागों को हटाकर बाकी सब विभागों में आरईएस की पावर काम करने की बढ़ाई गई है। और अब बात करते हैं मौसम की, तो राज्य में फिर से मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में आज से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। मैदानी जिलों में हल्की बारिश और 2000 मीटर से ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की उम्मीद है। हालांकि 25 जनवरी से राज्य में फिर से मौसम साफ हो जाएगा। और देहरादून से हमारी सहयोगी भारती सकलानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारती, क्या अपडेट, क्या जानकारी मौसम को लेकर? मॉर्निंग वेदर फोरकास्ट दिया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। उसमें ये कहा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो प्रवेश कर चुका है राज्य में और 5 जिलों के लिए खास तौर पर ये कहा गया है कि यहाँ पर हल्की बारिश और बर्फबारी ऊंचाई के इलाकों में हो सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी, ये वो जिले हैं अमित जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन ऊंचाई के इलाकों में बर्फबारी की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं मैदानी जिलों की अगर बात करें तो यहाँ बारिश। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर शहरी विकास सचिव ने मकान बनाने को लेकर बड़े आदेश जारी कर दिए हैं। देहरादून में नक्शा पास करने की समय सीमा तय कर दी गई है। घर का नक्शा 15 दिन के भीतर पास होगा, जबकि कमर्शियल नक्शा पास करने के लिए 30 दिन का समय तय किया गया है। नक्शा पास करने में देरी और हीला हवाली अब नहीं बर्दाश्त की जाएगी। साथ ही लैंड यूज से जुड़े मामले भी 7 महीने में निपटा दिए जाएंगे। शहरी विकास सचिव ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों के लिए भी खास योजनाएं तैयार की गई हैं। इसी में एक योजना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की है। इसी को लेकर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत हर जिले में एक खास प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग की जाएगी। मसलन उत्तरकाशी में सेब, पिथौरागढ़ में हल्दी, टिहरी में अदरक, देहरादून में बेकरी प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग होनी है। कृषि मंत्री का कहना है कि राज्य में 1591 यूनिट लगेंगी, जिसमें एक किसान से लेकर किसानों के ग्रुप को 10 लाख का लोन 35% सब्सिडी पर मिलेगा और इसकी शुरुआत बहुत जल्द हो जाएगी। जिसमें प्रोसेसिंग बेस्ड यूनिट्स हम लगाएंगे, जो चाहे वो इंडिविजुअल किसान लगाना चाहे, चाहे वो किसानों के समूह जो एफपीओज हैं या जो स्वयं सहायता समूह हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनके माध्यम से इस पे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी, जिसमें 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी और 35% सब्सिडी है। 10 लाख की उसमें कैपिंग है। हरिद्वार के खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर उनके एक करीबी व्यक्ति ने अभद्रता और संपत्ति हड़पने का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल कर दिया है और इस मामले में आज विधायक ने मीडिया के सामने अपनी सफाई भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने संजय अग्रवाल को हिसाब करने के लिए अपने आवास पर बुलाया था। संजय अग्रवाल पर उनका 4 करोड़ रुपए का बकाया था, लेकिन उसमें समझौता होने के बाद 2 करोड़ 44 लाख की देनदारी निकली। इसके बाद उन्होंने रुड़की और लंढौरा के मकान की नोटरी मेरे नाम लिखा दी, लेकिन संजय अग्रवाल ने कहा था कि 11 जनवरी को वो रजिस्ट्री कर देंगे, लेकिन वो 10 जनवरी को ही गायब हो गए। वो आ गया अपने मकान पे कि भाई तेरा साफ हिसाब होगा, तो 4 जन होंगे और कोई नहीं होना। जैसे हिसाब शुरू हुआ, उन्होंने एकदम गाली गलौज करके, वहाँ सुनील वाजा भी था, रमजान भी था, इस्लाम भी था और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी थे और चैंपियन सामने खूब गाली गुली लगा होता है हिसाब किताब बनावे साहब, और वो बाहर को चले गए। उन्होंने थोड़ी देर में 2-2.5 करोड़ का कितना का मुझे तो बैठ गया और फिर नोटरी वाले को बुला के और नोटरी कराई वहाँ से। 2 सप्ताह पहले हमने इनको बुलाया, बैठ करके 10 आदमियों ने हिसाब भी कराया। उसमें इन्होंने माना कि साहब आके हमसे बहुत गलती हुई। 4 करोड़ के आसपास का घोटाला इनके ऊपर निकला। 10 आदमी थे, उन्होंने कहा साहब आप कम कर दीजिए, राजा हैं आपके ऊपर। मैंने कहा भाई हम तो सारा छोड़ देंगे, लेकिन ये तो बेईमान है, सजा तो मिलनी चाहिए इनको। तो 2 करोड़ 44 लाख रुपया इनके ऊपर निकला। हमने 1.5 करोड़ घटा दिया उसमें से।
पहले जो मुकदमा है 420 में कोतवाली मंगलूर में कायम हुआ है और कल का मुकदमा जो है 406 420 में मुकदमा कायम है और उसमें इन्वेस्टिगेशन का कार्रवाई प्रचलित है। बीते 4 साल के कार्यकाल में पूर्व सीएम हरीश रावत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ कर चुके हैं। हरीश रावत ने एक बार फिर से सीएम की तारीफ की है। आखिर इस बार क्या कहा है हरीश रावत ने, आइए आपको दिखाते हैं। त्रिवेंद्र सरकार का पूरा फोकस गैरसैंण पर है और इस बार का बजट सत्र भी गैरसैंण में ही होगा। गैरसैंण में इसी पहल को पूर्व सीएम हरीश रावत ने सही बताया है। हरीश रावत का कहना है कि अगर त्रिवेंद्र रावत सत्र के साथ गैरसैंण से सरकार भी चलाएं तो वो खुद कहेंगे कि एक कदम और आगे बढ़े त्रिवेंद्र। यदि बजट सत्र के बाद सरकार 1-1.5 महीने वहीं से भी संचालित, मगर 1.5 महीने ट्रायल बेसिस पर ही आप 1.5 महीने सरकार का वहां से संचालन करिए तो मैं कहूंगा एक कदम आगे बढ़े त्रिवेंद्र। त्रिवेंद्र सरकार के अब तक के कार्यकाल के तमाम फैसलों की तारीफ पूर्व सीएम हरीश रावत पहले भी कर चुके हैं और इसी बात से सरकार के मंत्री भी खुश हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है और हरीश रावत कांग्रेस की मुख्य धारा से हटते जा रहे हैं। कांग्रेस की मुख्य धारा से हटके एक कॉमन आदमी की तरह बयान दे रहे हैं, अच्छी बात है। अपने वृद्धावस्था को सुखी बनाने के लिए अच्छा कदम है। पर मुख्यमंत्री की तारीफ आप सही मान? देखिए, सरकार अच्छा काम कर रही है और हरीश रावत जी अगर ये कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि लगता है कि वो कांग्रेस की धारा से बाहर निकलना चाहते हैं। गैरसैंण लगातार त्रिवेंद्र सरकार के एजेंडे में है और बीजेपी गर्मियों की राजधानी के मुद्दे को चुनाव में भुनाने के मूड में है। वहीं बार बार पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से हो रही तारीफ से सरकार भी खासी खुश है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। सरकार आने वाला बजट सत्र राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कराने की तैयारी में है, जिस पर विपक्ष भी सरकार के साथ है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि गैरसैंण में सत्र कराने का फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार गैरसैंण को लेकर सत्र कराने तक ही सीमित न रहे। इंदिरा ने मांग की है कि सरकार गैरसैंण के नाम पर केवल राजनीति ना करे और गैरसैंण के विकास को केवल सत्र कराने तक ही सीमित ना रखे, बल्कि वहां का विकास भी हो, ऐसी योजना बननी चाहिए। नहीं, गैरसैंण में बजट सत्रों हम स्वागत करेंगे और इन्हें ग्रीष्मकाल में होने वाले हर सत्र को गैरसैंण में हमेशा करना चाहिए। आखिर गैरसैंण को मुद्दा क्यों बनाए हुए हैं, उसका सचमुच में विकास करें। वहाँ की चमोली की जनता को लगे कि यहाँ राजधानी बनी, हमें रोजगार मिलेगा, हमारा फ़ायदा होगा, सरकार से हम अपनी बात कह पाएंगे। तो ईमानदार होकर काम करें। रुड़की के भगवानपुर के औद्योगिक क्षेत्र में 18 जनवरी को फार्मा कंपनी से लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पुहाना चौक से 5 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 40 लाख की दवाई बनाने वाली डाई सहित दूसरे सामान बरामद किए गए हैं। वहीं मामले में एक आरोपी अभी तक फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं। उधर पिथौरागढ़ पुलिस ने स्मैक के 2 तस्करों को पकड़ने में कामयाबी पाई है। दोनों तस्कर दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन दोनों के पास से 18 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने बताया है कि दोनों तस्कर दिल्ली सहित बाहरी राज्यों से स्मैक लाकर बेचने का काम कर रहे थे। उत्तरकाशी में शनिवार को पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोरी में चेकिंग के दौरान 2 नशे के तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से करीब 13 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। स्मैक की कीमत 2 लाख के करीब बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। टिहरी के रानी चौरा गजा रोड पर ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। घायलों को 108 की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि राजकीय इंटर कॉलेज खंडकरी के ये तीनों शिक्षक स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर लौट रहे थे, तभी दिवाड़ा के पास कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। खटीमा में शनिवार को वन निगम के लकड़ी डिपो में करोड़ों रुपए की लकड़ी की नीलामी की गई। इस दौरान नीलामी में आए ठेकेदारों और वन विभाग के अधिकारियों के बीच नीलामी प्रक्रिया को लेकर तीखी बहस हो गई। वन विभाग के पर्यवेक्षक के मुताबिक खटीमा वन क्षेत्र के 3 डिपो की लकड़ी की नीलामी की गई, जिससे 3 करोड़ से अधिक का वन विभाग को राजस्व मिला। आज जो है खटीमा में नगवा खटीमा डिपो, नगवा प्रथम डिपो और नगवा द्वितीय डिपो, 3 डिपो में भंडारित प्रकाश का नीलाम है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क, पुल और सुरंग को बेहतर बनाने के लिए स्वदेशी तकनीक पर बल दिया है। इसके तहत शनिवार को IIT रुड़की और
MORTH के बीच एक MOU भी साइन किया गया। इस MOU का उद्देश्य हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर अनुसंधान व विकास, शिक्षण और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। टिहरी में हाईकोर्ट की ओर से गठित जिला कोविड मॉनिटरिंग कमेटी ने अधिकारियों के साथ कुंभ क्षेत्र में कोविड को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कमेटी ने कुंभ क्षेत्र की मुनि की रेती और ढालवाला में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ ही नगर पालिकाओं को जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं नई टिहरी शहर में साप्ताहिक बंदी पर ढील देते हुए अब पहले की तरह साप्ताहिक बंदी करने के लिए भी कहा गया है। उसमें शिथिलता दी जाए। इस बार जिस तरह से पहाड़ों में कम बारिश हुई है उसका असर है या फिर बदलते वैश्विक तापमान का असर। जो बुरांश अमूमन फरवरी अंतिम सप्ताह या फिर मार्च में खिलता था वो इस बार जनवरी में ही खिल गया है। चमोली के सोनला बछेर के समीप जंगलों में बुरांश के फूल खिलने की तस्वीर सामने आई है। जनवरी माह में ही बुरांश खिलने से जहां लोगों में चर्चा है तो वहीं जानकार इसे तापमान में आए बदलाव का असर बता रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बुरांश के फूलों से पेड़ लाल रंग का दिखाई दे रहा है। बुरांश की फ्लावरिंग का समय 15 फरवरी के बाद का होता है और ये 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे पाया जाता है। परंतु इस वर्ष माह जनवरी में भी काफ़ी क्षेत्रों में बुरांश की फ्लावरिंग देखी गई है, जिसका एक कारण उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की कमी होना। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और बात करते एक बड़ी खबर की जो देहरादून से है। न्यूज़ 18 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है और देहरादून के स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। 11 थाना क्षेत्रों में पुलिस ने ये छापेमारी की है। 86 स्पा सेंटर्स पर पुलिस की टीम पहुंची और वहां के रिकॉर्ड्स भी खंगाले हैं। इस दौरान पुलिस ने 8,60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। काम करने वाली लड़कियों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होने पर यह जुर्माना लगाया गया है। और चलिए रुक करते हैं पहाड़ एक्सप्रेस का। अल्मोड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अपने नवनियुक्त पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया। 2022 चुनाव को लेकर कांग्रेस के नैनीताल जिले के प्रभारी विजय सारस्वत ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपति की नियुक्ति को गलत बताते हुए छात्रों ने उनके इस्तीफे की मांग की है। अल्मोड़ा में निर्माण कार्यों को लेकर डीएम ने बैठक की और 15 फरवरी तक निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। सांपों के संरक्षण और इंसानों के साथ संघर्ष कम करने के लिए नैनीताल में वर्कशॉप शुरू की गई। देवप्रयाग विधानसभा में सरकारी कर्मचारी के धमकी देने के खिलाफ ग्रामीणों ने कीर्तिनगर में भूमि संरक्षण अधिकारी का घेराव किया। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।